स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट विजन। मेरा नाम है कौशल आनंद सिंह और आज इस वीडियो में हम जो है क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना का सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन की खोज। यानी हम पढ़ेंगे आज कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि पुराने महान दार्शनिकों और ऋषियों ने बताया था हम लोगों को कि प्रत्येक पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। उसके बाद जो है 1803 में डाल्टन ने अपना जो है परमाणु सिद्धांत दिया और बाद में वो जो है खोजें होती गई और धीरे धीरे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या हो गया, फेल हो गया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो सबसे बड़ा फेलियर आया था वो तब आया था जब मूल कणों की खोज हुई, यानी परमाणु से भी छोटे कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जो है पढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, फिर आगे पढ़ेंगे प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो हमारी जो हेडिंग है वो ये है कि कैथोड किरणों की खोज। अब बोलोगे अरे सर तो पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई। तो देखो, इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी छोटी मोटी खोज नहीं है। जैसे कि बात करें कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज भी एक महान खोज है, लेकिन उसमें क्या किया गया, तो रॉबर्ट हुक ने जो है सूक्ष्मदर्शी से कार्क के टुकड़े पे देखा तो उनको मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी, जिनको उन्होंने नाम दिया सेल और हिंदी में बोलते उसे कोशिका। तो बड़ी ही आसानी से कोशिका की खोज हो गई। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज इतनी आसानी से होने वाली नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना छोटा है कि उसके लिए कोई भी सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त नहीं है कि हम उसे देख सकें। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत बड़ी खोज है, अपने जमाने की ये सबसे महानतम खोजों में से एक है, क्योंकि उससे पहले डाल्टन के अलावा जितने भी वैज्ञानिक थे और जितने भी उस समय के लोग थे, सबकी यही मान्यता थी कि परमाणु ही इस ब्रह्मांड का या इस दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम कण है, परमाणु से छोटा कण कोई अस्तित्व में नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के खोज होते ही सबकी ये जो बात है, ये भ्रम है, टूट गया। सबको ये यकीन हो गया कि हाँ, परमाणु से भी छोटा कण जो है अस्तित्व में है। ठीक है, जो था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत ही बड़ी खोज थी। ठीक है, इसमें कई साइंटिस्टों का योगदान रहा और काफी लंबा टाइम लगा इलेक्ट्रॉन की खोज करने में। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कि इसी की सहायता से इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। तो देखिए, आपके सामने एक अपरेटस दिख रहा है, अपरेटस का फिगर दिख रहा है। तो देखिए, कैथोड किरणों की खोज जूलियस प्लकर ने की थी। जूलियस प्लकर, इन्होंने 1859 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हिंदी में बोलेंगे विद्युत विसर्जन नलिका का प्रयोग। ठीक है, तो आपको जो ये दिख रहा है बेलनाकार फिगर, ये एक जो है विसर्जन नलिका है, यानी एक कांच की खोखली जो है नलिका है जो लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी ली गई थी। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे खाली बोतल होती है कांच की, तो वो अंदर से क्या होती है, खोखली होती है। तो जो ये हमारी कांच की जो नलिका है, ये अंदर से क्या है, खोखली है। ठीक है, और ये लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, अब देखिए, इस कांच की खोखली नलिका में इन्होंने जो है एक निर्वात पंप फिट किया। निर्वात पंप यानी वैक्यूम पंप। ठीक है, तो देखिए निर्वात पंप करता क्या है। तो निर्वात पंप एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम किसी पात्र में उपस्थित सभी वायु को निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से हम उसमें वायु को कम कर सकते हैं अथवा पूरी तरह से निर्वात कर सकते हैं। बात को समझिए, अगर कोई पात्र यहां पे रखा हुआ है, चाहे वो किसी भी पदार्थ का बना हो, कांच का या फिर किसी को भी, ठीक है, अगर हमने इसमें निर्वात पंप फिट कर दिया, इसको साइंस में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो निर्वात पंप करेगा क्या, तो निर्वात पंप जो है इस फ्लास्क में उपस्थित जो है सभी वायु को, पूरी वायु को बाहर निकाल सकता है, यानी अंदर जो है एकदम निर्वात उत्पन्न कर देगा, यानी अंदर कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो निर्वात की सहायता से हम जो है किसी पात्र के अंदर, किसी बर्तन के अंदर उपस्थित वायु को जो है हम या तो आंशिक रूप से
या तो पूर्ण रूप से बाहर निकाल सकते हैं, चाहे तो इसमें हम बहुत कम वायु कर सकते हैं और चाहे तो पूरा का पूरा निर्वात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा निर्वात पंप का कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने जो है कांच की जो नलिका में निर्वात पंप फिट कर दिया और इसमें जो वायु उपस्थित है उसको क्या कर दिया, निकाला, और इसमें बहुत कम वायु रखी, बहुत कम वायु, तो वो रखी 10 to the power minus 3 mm Hg। ठीक है, यानी जो इसमें जो दाब रखा गया, वायुमंडलीय दाब रखा गया, वो रखा गया 10⁻³ mm पारे की ऊंचाई। ठीक है, 10⁻³ को हम कर सकते हैं 10.001 mm, बात एक ही है, चाहे मैं 10⁻³ mm बोलूं चाहे 10.001 mm बोलूं पारे की ऊंचाई पे। तो अब समझो पारे की ऊंचाई क्यों बोल रहा हूं, तो वायुमंडलीय दाब को जो है पारे की ऊंचाई पर मापा जाता है। ठीक है, तो जो पारे की ऊंचाई ली गई थी वो ली गई थी 10.001 mm ऊंचाई, यानी बहुत कम दाब लिया गया था, यानी इसके अंदर वायु बहुत ही क्या थी, कम थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड फिट किए, दोनों सिरों पर 2 इलेक्ट्रोड फिट किए और दोनों का संबंध ले आकर यहां पे हाई वोल्टेज सोर्स, हाई वोल्टेज सोर्स, यानी कि एक ऐसे स्रोत से कर दिया जिसका विभव की जो क्षमता थी वो बहुत ही क्या थी, ज्यादा, और वो लगभग थी 10,000 वोल्ट से ऊपर, 10,000 वोल्ट से ज्यादा थी। ठीक है, आप 10,000 वोल्ट याद रख लीजिएगा, लेकिन लगभग 10,000 वोल्ट से ज्यादा थी और 30,000 वोल्ट के नीचे थी, तो काफी विभवांतर है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड लिए और इलेक्ट्रोड का संबंध ले आकर एक हाई वोल्टेज सोर्स से कर दिया जो लगभग 10,000 वोल्ट से ऊपर था। ठीक है, अब देखिए इधर वाली प्लेट को जो है इन्होंने ऋण सिरे से जोड़ा, तो ये जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम हो जाएगा कैथोड। क्या नाम हो जाएगा, कैथोड। क्यों हो गया, तो ऋण वाली छड़ को क्या बोलते हैं, ऋणोद। क्या बोलते हैं, ऋणोद, और ऋणोद को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैथोड। ठीक है, दूसरी वाली छड़ को इन्होंने प्लस से जोड़ा। किससे जोड़ा, प्लस से। तो जो प्लस छड़ होती है, जो धन छड़ होती है, उसे बोलते हैं धनोद। क्या बोलते हैं, धनोद, और जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एनोड, एनोड। ठीक है, इतना तो कर दिया। इसके बाद क्या किया कि ये जो हमारा धन छड़ है, ठीक है, इसके पीछे इन्होंने जो है एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। ठीक है ना, यानी एक जो है चमकदार परत कर सकते हैं या फिर प्रदीप्ति जो है परत लगा दी। प्रदीप्ति परत होती क्या है, तो ये आमतौर पे जिंक सल्फाइड की बनाई जाती है। जिंक सल्फाइड की परत अगर कहीं लगा दी जाए तो इस पर जब कोई पार्टिकल हिट करता है, जब कोई कण जो है गति करके जाए और टक्कर मारेगा तो इस पर चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एनोड के पीछे जो है कांच पर इन्होंने जो है प्रदीप्ति परत लगा दी, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, और जो बनी थी जिंक सल्फाइड की। ठीक है, इतना काम किया और अपना प्रयोग स्टार्ट किया। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, तो पहले जो है कांच की खोखली नालिका ली जो लगभग 60 सेंटीमीटर लंबी थी। उसके बाद कांच की खोखली नालिका में जो है एक वैक्यूम पंप फिट किया, निर्वात पंप। ठीक है, निर्वात पंप से इस कांच की नलिका की जो है वायु को निकाला और इसमें जो है 10⁻³ mm पारे की ऊंचाई पर दाब को रखा। उसके बाद इसमें 2 किनारों पर इलेक्ट्रोड लगाया, एक लगाया कैथोड और एक लगाया एनोड, और दोनों का संबंध जो है एक हाई वोल्टेज सोर्स से कर दिया जो लगभग 10,000 वोल्ट से क्या था, ऊपर था। उसके बाद जो हमारी जो है धनोद है, एनोड है, उसके पीछे इन्होंने जो है एक प्रदीप्ति परत लगा दी। ठीक है, ताकि जब कोई पार्टिकल उसको हिट करेगा तो वहां पे क्या उत्पन्न होगी, चमक उत्पन्न होगी। ठीक है, इतना काम किया। उसके बाद इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, यानी कि यहां से हाई वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रदीप्ति परत है, जैसे इन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स को ऑन किया, पहले ऑफ था, इन्होंने क्या किया, इसको ऑन किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रदीप्ति परत है इस पर कुछ चमक उत्पन्न हो रही है। इस पर क्या हो रही है, चमक उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इनकी बात समझ में आ गई कि कैथोड, ये जो कैथोड है, ठीक है, यहां से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं,
यहां से क्या निकल रही हैं, अदृश्य किरणें, और जो एनोड के पीछे लगे प्रदीप्ति झिल्ली पर जाके टकरा रही हैं, इसीलिए इस झिल्ली पर क्या हो रही है, चमक उत्पन्न हो रही है। बात समझ में आ गई। यानी कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें थी, दिखाई नहीं दे रही थी हम लोगों को, ठीक है ना, यानी जूलियस प्लकर को दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ जो है एनोड के पीछे जो प्रदीप्ति झिल्ली लगी थी उस पर चमक उत्पन्न कर रही थी। तो इन किरणों को उन्होंने नाम दिया कैथोड किरणें, क्योंकि ये किरणें कैथोड से होकर निकल रही हैं, तो इसको नाम दिया कैथोड किरणें। ठीक है, देखिए जैसे पूरब से हवा चलती तो बोलते हैं ना पूर्वी हवा, पश्चिम से हवा चलती तो बोलते हैं पश्चिमी हवा, वैसे ही कैथोड से जा रही है एनोड की तरफ, इसका नाम पड़ा कैथोड रेज यानी कैथोड किरणें। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट। तो जूलियस प्लकर ने 1859 में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जिसमें इन्होंने पाया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ किरणें निकल रही हैं और उसका नाम रखा कैथोड किरणें। तो इस तरह कैथोड किरणों की खोज हो गई। ठीक है, इसके बाद दो साइंटिस्ट आए, जे टॉमसन और विलियम क्रूक्स। उन्होंने इन किरणों पर स्टडी शुरू किया। ठीक है ना, जूलियस प्लकर ने तो खोज कर दी कैथोड किरणों की, अब इन किरणों पर जो है उन्होंने स्टडी शुरू किया, पता करना चाहते थे कि इसमें क्या क्या गुण है, इसके क्या क्या नेचर है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कैथोड किरणों के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कैथोड किरणों के गुणों को पढ़ना। ठीक है, तो देखिए जे टॉमसन और विलियम क्रूक्स के अलावा और भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने कैथोड किरणों की खोज होने के बाद उनके ऊपर अध्ययन शुरू किया और उसके बारे में कुछ गुणों बताए। ठीक है ना, उन गुणों के ऊपर हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो कैथोड किरणें दिखाती हैं वो ये है कि जो कैथोड किरणें हैं ये जब कांच की नलिका की दीवार से टकराती है तो हरे रंग की स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। हरे रंग की स्फुरदीप्ति। ठीक है, तो जो पहली प्रॉपर्टी शो कर रही है, जो पहली प्रॉपर्टी दिखा रही है कैथोड की किरणें, वो ये है कि जब कैथोड रेज निकलती हैं कैथोड से किधर जाती हैं, एनोड की तरफ। ठीक है, और ये जो कांच की नलिका से जब टकराती हैं तो हरे रंग की स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। अब देखिए, चमक दो प्रकार की होती है, पहला होता है प्रदीप्ति, दूसरा होता है स्फुरदीप्ति। आपको देखने में तो लगेगा कि हाँ दोनों एक ही हैं, दोनों चमक ही हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो आप यही समझ लीजिए कि स्फुरदीप्ति और प्रदीप्ति का मतलब चमक होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्फुरदीप्ति और प्रदीप्ति में काफी बड़ा अंतर होता है। तो देखिए, जो पहली प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की वो ये है कि कैथोड रेज जब कांच की नालिका की दीवार से टकराती है तो हरे रंग की स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये बताई गई कि कैथोड किरणें जो है वो सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी बताई गई वो ये है कि कैथोड रेज जो है वो सीधी रेखा में चलती हैं। देखिए, अब ये पता कैसे चला कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, तो इस तरह कैथोड किरणें जो है जा रही थी एनोड की तरफ। ठीक है, अब चूंकि ये अदृश्य थी तो हमें नहीं पता कि सीधी जा रही है कि टेढ़ी जा रही है, हमें नहीं पता था। हमने क्या किया, मतलब साइंटिस्टों ने क्या किया कि इसके बीच में कोई भी ओपेक पदार्थ रख दिया। ओपेक पदार्थ का मतलब ये होता है अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है ना, तो कैथोड किरणों के मार्ग में जब अपारदर्शी पदार्थ को रखा गया, और वो रखा गया था क्रॉस के रूप में, क्रॉस। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैथोड किरणों के रास्ते में जब एक अपारदर्शी पदार्थ को रखा गया जो क्रॉस की तरह है, ठीक है ना, प्लस साइन में, प्लस की तरह या फिर एक्स की तरह कह लो। ठीक है, तो उसकी परछाई बन रही है, आगे जो कांच की जो दीवार है उस पर क्या बन रही है, उसकी परछाई बन रही है। ठीक है, हाँ, इसमें आप दोनों चीजें देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि जब कांच की नलिका से कैथोड रेज टकरा रही है तो हरे रंग का दिखाई दे रहा है ना, हरे रंग का चमक रहा है। ठीक है, यानी कैथोड किरणें शाइनी नेचर की होती हैं, यानी चमक उत्पन्न करती है। किस रंग की, हरे रंग की। और दूसरी बात ये कि अगर इनके रास्ते में अगर कोई ओपेक पदार्थ यानी अपारदर्शी पदार्थ रख दिया जाए तो ये सामने जो है छाया उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना, शैडो बनाती हैं। अब यहां देखिए, तो कैथोड किरणों के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी पदार्थ रखा गया तो उसकी क्या बन गई, छाया, यानी कि वहां पे जो है शैडो बन गया, परछाई बन गई। तो इससे यह प्रूफ हुआ कि कैथोड किरणें जो है सीधी रेखा में चलती हैं। अब बात यह है
कि छाया बनने से पता कैसे चला, यानी परछाई बनने से कैसे ये पता चला कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा सा आप प्रकाश की किरणों से कंपेयर करिए। ठीक है, प्रकाश भी क्या उत्पन्न करता है, छाया उत्पन्न करता है, और हम जानते हैं प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो देखिए ये कोई पदार्थ है और इसके पीछे अगर एक पर्दा लगा दिया जाए, ठीक है, और यहां से एक लाइट द्वारा प्रकाश को जब भेजा जाएगा, प्रकाश यहां पे जाएगा, तो यहां पे इस वस्तु की क्या बन जाएगी, छाया बन जाएगी। इस वस्तु की क्या बन जाएगी, परछाई। होगा क्या कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश को टेढ़ी मेढ़ी गति करनी आती नहीं है। अब उसके रास्ते में अगर कोई अपारदर्शी पदार्थ है जिसको वो आर पार नहीं कर पाएगा, तो ये यहीं पे जो प्रकाश की किरणें हैं यहीं पे क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, पीछे जाएगी नहीं। ठीक है, तो यहां पे अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधेरा, और इसी अंधेरे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं परछाई कहते हैं। ठीक है, इस अंधेरे वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, परछाई। बात समझ में आ रही है। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ की यहाँ पे क्या बन रही है, पीछे परछाई। हो क्या रहा है कि यहाँ लाइट से प्रकाश आ रहा है। देखिए अगर मैं हाथ हटा दूं तो अच्छे से आपको फिगर दिखाई दे रहा है, या फिर कोई भी ब्लैक बोर्ड जो है ये ग्रीन बोर्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं हाथ लगा दूं तो प्रकाश आ रहा है और मेरी हथेली पे टकरा जा रहा है, और जिसके पीछे नहीं जा पा रहा है, तो पीछे जो है अंधेरा हो जा रहा है। इसी अंधेरे को हम लोग कहते हैं शैडो या परछाई। ठीक है, अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी मार्ग में गति करता तो प्रकाश जो है यहां से आता और इसको पार करके जो है यहां पहुंच जाता, कहीं से भी जो है आता और इसको पार करके यहां पहुंच जाता, तो यहां पे अंधेरा नहीं होता, और जब अंधेरा नहीं होता तो परछाई उत्पन्न ही ना होती। लेकिन प्रकाश जो है सदैव किस रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में। प्रकाश को टेढ़ी मेढ़ी गति करनी आती नहीं है, इसीलिए प्रकाश जो है हमेशा क्या उत्पन्न करता है, परछाई उत्पन्न करता है। ठीक है ना, यानी कि शैडो उत्पन्न करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गया और वस्तु जो है, कोई वस्तु जो है उसके मार्ग में रखी हुई मिल गई, तो प्रकाश उसको पार नहीं कर सकता क्योंकि ये अपारदर्शी है। तो उसके पीछे जो पर्दा लगाएंगे आप लोग, तो वहां पे क्या दिखाई देगी, परछाई दिखाई देगी। जैसे कि आप लोग धूप में खड़े होते हैं दिन में, तो अगर सूर्य इस साइड है तो आपकी परछाई कहां बनती है, पीछे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऐसे आता है और आपकी बॉडी जो है अपारदर्शी, इसको आर पार नहीं कर सकता, तो पीछे क्या बन जाता है, अंधेरा। उसे हम लोग बोलते हैं कि परछाई बन गई। ठीक है, तो वैसे ही कैथोड किरणों के मार्ग में जब अपारदर्शी पदार्थ को रखा गया, तो आगे जो सामने दीवार थी, कांच की जो दीवार थी, उस पर क्या बन रहा था, परछाई बन रहा था। तो इस बात से प्रूफ हुआ कि कैथोड किरणें जो है सीधी रेखा में गति करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इसको पहले लिख लेते हैं कि कैथोड रेज सीधी रेखा में गति करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये पाई गई कि कैथोड जो किरणें हैं वो कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी हम लोगों को बताई गई कि कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी है। अब बात यह है कि ये पता कैसे चला, तो देखिए इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया। इस बार क्या किया गया कि कैथोड किरणों के मार्ग में एक पैडल व्हील लगा दिया गया। अभी समझा रहा हूं पैडल व्हील क्या होता है। तो व्हील मतलब होता है पहिया, तो चाहे साइकिल का पहिया हो, चाहे बाइक का पहिया हो। आपने देखा होगा पहिया जो है अपने अक्ष पे टिका होता है और वो घूमता है। ठीक है, घूमने के लिए फ्री होता है। पहिया कॉन्सेप्ट है ना, पहिया अपने अक्ष पे यानी बीचों बीच जो है कहीं पे पुलिया पे टिका होता है और चारों तरफ घूमने के लिए, घूर्णन गति के लिए क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, तो ये जो व्हील है कुछ वैसा ही है, इसको बोलते हैं पैडल व्हील। और ये बहुत हल्का लिया गया था, बहुत हल्का, यानी अगर इस पर हल्का सा भी फूंक मार दी जाए, हल्का सा भी यानी फूंक क्या, उस पर अगर हल्का सा भी बहुत छोटा कण भी टक्कर मार दे, ठीक है, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, घूमने लगेगा। ठीक है, तो कुल मिला के साइंटिस्टों ने किया कि कैथोड किरणों के मार्ग में एक बहुत ही हल्का पैडल व्हील रख दिया। ठीक है, और फिर जब कैथोड किरणों को भेजा गया, ठीक है ना, यानी ये ऑपरेटर स्टार्ट किया गया, तो कैथोड किरणें जब गई तो ये पैडल व्हील घूमने लगा। ये पैडल व्हील क्या करने लगा, घूमने लगा।
ठीक है, तो इस बात से प्रूफ हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं वो किससे मिलकर बनी है? कणों से। क्योंकि कैथोड किरणों में कण है, इसीलिए ये कण जो है जाकर पैडल व्हील को हिट कर रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, इसलिए पैडल व्हील क्या करने लगा? घूमने लगा। पैडल व्हील क्या करने लगा? घूमने लगा। अगर मैं यहां से लाइट जलाऊं, पैडल व्हील लेके यहां से लाइट जलाऊं, तो लाइट जलाने पर यह पैडल व्हील नहीं घूमेगा, क्योंकि प्रकाश में कण नहीं होते। प्रकाश जो है, प्रकाश की जो किरणें हैं वो कणों से मिलकर नहीं बनी होती। कुछ लोग कहें कि हाँ सर, प्रकाश में भी तो होते हैं पार्टिकल, फोटॉन पार्टिकल। तो देखो, फोटॉन पार्टिकल सिर्फ ऊर्जा के बंडल होते हैं, ऊर्जा के पैकेट होते हैं। यानी प्रकाश से जो ऊर्जा आती है, प्रकाश जो क्या आती है? ऊर्जा, उसी ऊर्जा को हमने पैकेट्स में बांट लिया है, उस एक पैकेट को बोलते हैं फोटॉन। ठीक है, तो वो कोई ऐसा पार्टिकल नहीं जिसमें द्रव्यमान होता है। लेकिन जो कैथोड किरणें हैं, जिन कणों से मिलकर बनी है, उन कणों में द्रव्यमान होता है, वो किसी को टक्कर मार सकते हैं। अगर प्रकाश को यहां से आपकी बॉडी के ऊपर जलाया जाएगा तो क्या आप टक्कर होकर गिर जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, या फिर कहीं भी प्रकाश की किरणों को जलाया जाए, खूब बहुत बड़ा प्रकाश का स्रोत लिया जाए, बहुत तेज प्रकाश का स्रोत लिया जाए, तो वो कहीं भी बल उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकाश की जो किरणें हैं वो कणों से मिलकर नहीं बनी है। लेकिन कैथोड किरणें जो हैं कि रास्ते में जब पैडल व्हील को रखा गया तो वो पैडल व्हील क्या होने लगा? घूमने लगा। यानी कि कैथोड जो किरणें हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, बहुत ही छोटे छोटे, क्योंकि दिखाई दे नहीं रहे थे, कैथोड किरणें अदृश्य थी। यानी कि बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, और वो कण जब पैडल व्हील को हिट कर रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं, तो पैडल व्हील क्या कर रहा है? घूम रहा है। जैसा कि आपके सामने देखिए, अभी ये एनिमेटेड वीडियो है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैथोड किरणों को जब भेजा गया तो पैडल व्हील जो है क्या करने लगा? मूव करने लगा, घूमने लगा। ठीक है, तो ये हुआ था एक्सपेरिमेंट में। अब चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि कैथोड किरणें जो हैं कणों से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनी होती है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हमने 3 प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली। अब चौथी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कैथोड किरणों की। ठीक है, तो देखिए चौथी प्रॉपर्टी ये बताई गई साइंटिस्टों के द्वारा कि जो कैथोड किरणें हैं वो कणों से मिलकर बनी है। ये तो तीसरी प्रॉपर्टी में बता दिया गया। चौथी प्रॉपर्टी में बताया गया कि जो ये कण है वो ऋणावेशित है, यानी नेगेटिव चार्ज्ड है। ठीक है, तो हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी बताई गई कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, यानी ये ज्ञात कैसे हुआ कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। तो अब हम लोगों को ये देखना है। तो देखिए साइंटिस्टों ने किया क्या कि विसर्जन नलिका के ऊपर और नीचे, ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे? तो एक साइड जो है धन प्लेट लगाई गई, एक साइड ऋण प्लेट, यानी ऊपर प्लस प्लेट और नीचे माइनस प्लेट, जो प्रबल क्षमता वाली थी। ठीक है, अब जब इन कैथोड किरणों को गुजारा गया, देखिए पहले कैथोड किरणें सीधे जा रही थी, ठीक है, और यहां पे हिट कर रही थी, यानी एकदम जस्ट सामने वाली कांच की जो है दीवार है उस पर हिट कर रही थी। लेकिन जब ऊपर और नीचे प्लस और माइनस प्लेट लगा दी गई, उसके बाद जब कैथोड किरणों को भेजा गया तो ये कैथोड किरणें प्लस प्लेट की तरफ, ये कैथोड किरणें प्लस प्लेट की तरफ विक्षेपित हो गई। ठीक है, तो देखिए आप इतना बेसिक तो जानते होंगे कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऊपर जो है प्लस प्लेट है, तो प्लस किसको आवेशित करेगा? माइनस को। प्लस कभी भी प्लस को आकर्षित नहीं कर सकता, प्लस किसको आकर्षित करेगा? माइनस को। ऊपर प्लस प्लेट लगी है जो कैथोड किरणों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब निकलता है कि ये जो कैथोड किरणें हैं ये ऋणावेशी प्रकृति की है, यानी कैथोड किरणें जिस कणों से मिलकर बनी है वो ऋणावेशित है। क्या है? ऋणावेशित। ठीक है, इसीलिए माइनस से प्रतिकर्षण हो रही है और पॉजिटिव की तरफ क्या हो रही है? आकर्षित हो रही है। ठीक है,
तो हमारी जो चौथी प्रॉपर्टी प्राप्त हुई कैथोड किरणों के बारे में वो ये है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी में बताया गया कि कण से मिलकर बनी है और चौथी प्रॉपर्टी में बताया गया कि ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, पांचवी। तो पांचवी प्रॉपर्टी में यह बताया गया कि जब कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया तो ये विक्षेपित हो गई। चौथी प्रॉपर्टी में हमने क्या किया कि हमने विद्युत क्षेत्र से गुजारा तो ये क्या हो गई, विक्षेपित धन प्लेट की ओर। इसका मतलब ये माइनस से बनी है, ऋणावेशित कणों से। जब इनको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया तब ये क्या हो गई, पुनः विक्षेपित हो गई। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया। इस बार यहां धन या ऋण प्लेट नहीं लगाना है, विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करना है। इस बार हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, तो हम ध्रुव लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ लगा देते हैं नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ लगा देते हैं साउथ पोल। ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब पुनः इस एक्सपेरिमेंट को ऑन किया गया, यानी उपकरण को जो है ऑन किया गया, तो देखा कि जो कैथोड किरणें निकली वो नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। नॉर्थ पोल की तरफ क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। यानी कि पहले यहां पे स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर रही थी, चमक उत्पन्न कर रही थी, लेकिन अब ऊपर के साइड चमक उत्पन्न कर रही है हरे कलर की। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी कि जब कैथोड किरणों को चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया तो ये दक्षिणी ध्रुव से प्रतिकर्षण हुई और उत्तरीय ध्रुव की तरफ क्या हो गई, आकर्षित हो गई। ठीक है, तो ये रहा हमारी पांचवी प्रॉपर्टी। इसमें बताया गया कि हमारी जो कैथोड किरणें हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। विक्षेपित का मतलब विचलित होना होता है। ठीक है, यानी ये डिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, क्यों हो रही है? अगर मान लो बाय द वे कोई पूछ दे कि क्यों चुंबकीय क्षेत्र में ये विक्षेपित हो रही हैं, ठीक है, तो अगर आप 10th में पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, वरना आप इंटर के विद्युत चुंबकत्व वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब कोई आवेशित कण, तो ये कण आवेशित है ना, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, तो इसका मतलब जो कैथोड किरणें हैं उनमें जो कण है वो क्या है, आवेशित है। तो जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे बोलते हैं लॉरेंज बल। ठीक है, जिसका मान होता है F बराबर क्यू भी बी। क्यू क्या है, तो उस आवेशित कण का आवेश, भी क्या है, तो उस आवेशित कण का वेग, और बी क्या है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र, यानी जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो गति कर रहा है। ठीक है, तो उस पर एक बल लगता है और इसी बल को बोलते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल के कारण ये जो हमारा कण था, ये जो हमारी कैथोड किरणें थी, कणों से मिलकर बनी थी, ऋणावेशित कणों से, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। और किधर विक्षेपित हो गई, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब किधर विक्षेपित हो गई वो फ्लेमिंग के नियम से पता चलेगा। ठीक है, जब आप विद्युत चुंबकत्व तो पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ गुण पढ़ना है। तो हमने पढ़ा कि कैथोड किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। तो ये हो गई इसकी 5 प्रॉपर्टीज। अब आगे देखते हैं आगे क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आगे वाली प्रॉपर्टीज जो है काफी सिंपल होगी, काफी इजी होंगी। ठीक है, ये मेन प्रॉपर्टीज थी, इसकी मेन गुण थे। तो देखिए अगली प्रॉपर्टी हम लोगों को बताई गई। तो अगली कुछ प्रॉपर्टी जो है, ये 6वां नंबर है, अगली कुछ प्रॉपर्टी जो है वो धातुओं से जुड़ी होंगी। ठीक है, अगली जो जितनी प्रॉपर्टी होंगी, 3-4 प्रॉपर्टीज, वो धातुओं से जुड़ी होंगी। ठीक है, तो देखिए कैथोड किरणों के मार्ग में जब धातु की एक प्लेट रख दी गई, यहां से कैथोड किरणें जा रही हैं एनोड की तरफ, अदृश्य किरणें। ठीक है, कैथोड किरणों के मार्ग में जब एक मोटी धातु की प्लेट रख दी गई तो यह ऋणावेशित हो गई। क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। तो ये तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। जो हमारी कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। तो वही ऋणावेशित कण जो है यहां धातु की प्लेट पर आएंगे। अब चूंकि धातु की प्लेट मोटी है तो यहीं पे जो है ये क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, यानी चिपक जाएंगे। तो जो हमारी धातु की प्लेट है वो क्या हो जाएंगी, ऋणावेशित हो जाएगी। तो जो अगली प्लेट, अगला जो गुण है उसमें हम लोग बोलेंगे कि कैथोड किरणें
धातु की प्लेट को ऋणावेशित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो भी धातु से जुड़ी हुई है। इसमें बताया गया कि जो धातु की प्लेट जब रखी गई तो इस पे ताप दीप्ति उत्पन्न हो रही थी, यानी कि जो धातु की जो प्लेट है वो गर्म हो जा रही थी। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी कह रही है कि कैथोड किरणों के मार्ग में अगर धातु की प्लेट रख दी जाए तो वो धातु की प्लेट पर ताप दीप्ति उत्पन्न करती है, अर्थात धातु की प्लेट को गर्म कर देती है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं अगली प्रॉपर्टी, धातु की प्लेट पर ताप दीप्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा होता क्यों है। तो मैंने अभी बताया कि जो एक कैथोड किरणें है वो कणों से मिलकर बनी है, तो कण से बनने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, कण में क्या होता है, द्रव्यमान। कण यानी पदार्थ, यानी उसमें क्या होगा, द्रव्यमान। और कैथोड किरणें गति कर रही हैं तो इसमें क्या होगा, वेग होगा। ठीक है, कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी है तो कणों में क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और कणों में जो है क्या होगा, वेग होगा। तो हम जानते हैं कि इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी। जब कोई कण गतिमान होता है तो उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K = 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, तो कैथोड किरणें जो गति कर रही थी उसमें क्या थी, गतिज ऊर्जा। अब ये जब धातु की प्लेट से टकराएंगी तो ये अपनी गतिज ऊर्जा को जो है खत्म करेंगी, यानी क्षय करेंगी। और हम जानते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। तो यही गतिज ऊर्जा इस धातु की प्लेट से टकराने के पश्चात उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, जिसके कारण ये जो धातु की प्लेट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो अगली प्रॉपर्टी है हमारी ये है कि धातु की प्लेट पर ये ताप दीप्ति उत्पन्न करती है, यानी धातु की प्लेट क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो आप समझ गए कि कैथोड की किरणों में गतिज ऊर्जा है और ये गतिज ऊर्जा टकराने के पश्चात उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए धातु की प्लेट क्या होती है, गर्म हो जाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि कोई धातु की जो चादर ले लें, प्लेट ले लें, उस पर हथौड़े से बार बार चोट लगाते जाएं तो वो जो चादर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्योंकि हथौड़े की गतिज ऊर्जा बार बार जो है यहाँ रुकने के पश्चात, धातु की प्लेट पर रुकने के पश्चात उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और जो नीचे प्लेट रखे हैं जिस पर चोट मार रहे हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है। अब देखते हैं आगे की प्रॉपर्टीज क्या बोल रही हैं। अगली प्रॉपर्टीज बताई गई कि यदि हम कैथोड किरणों के मार्ग में धातु की बिल्कुल महीन पतली एक परत लगा दें, ठीक है ना, पहले हम जो धातु की प्लेट लगाए थे वो मोटी थी, इस बार क्या बोला कि धातु की बिल्कुल पतली परत लगाते हैं। तो देखिए धातुओं के अंदर एक गुण होता है जिसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता, यानी धातु को पीट पीट के आप पतली चादर के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस बार जो हमने धातु की प्लेट लगाई कैथोड किरणों के मार्ग में वो बिल्कुल थिन थी, बिल्कुल क्या थी, पतली। ठीक है, और फिर जब कैथोड किरणों को भेजा गया तो ये जो है इनको पार कर गई, ये जो इनका क्या हो गई, पार कर गई और पीछे चमक उत्पन्न करने लगी। ठीक है, तो यानी कि हमने देखा कि कैथोड किरणों के अंदर क्या है, वेधन क्षमता है, यानी ये किसी चीज को क्या कर सकती हैं, भेद सकती हैं, बशर्ते कि वो चीज बहुत ही क्या हो, पतली हो। मोटी धातु की प्लेट को ये आर पार नहीं कर सकती, लेकिन अगर धातु की बहुत पतली प्लेट लगाई जाए तो वो उसको आर पार कर सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कैथोड किरणों में वेधन क्षमता होती है। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, ये होगा हमारा 9th नंबर। तो इसमें बताया गया कि यदि यहां पर अगर कोई धातु रखे, देखिए हम धातुओं से जुड़े हुए सारे तथ्य पढ़ रहे हैं। पहले धातु की प्लेट रखे तो उसको क्या कर दिया, इसने ऋणावेशित कर दिया। फिर धातु की प्लेट ही पर क्या कर रही थी, ये ताप देती यानी उष्मा उत्पन्न कर रही थी। फिर धातु की बहुत ही पतली जो है महीन पन्नी को ये जो है
आर पार कर रही थी, यानी इसमें क्या थी, वेदन क्षमता। और इस बार साइंटिस्टों ने बताया कि यदि कैथोड किरणों के मार्ग में, यदि कैथोड किरणों के मार्ग में कोई उच्च गलनांक वाली धातु रख दी जाए। उच्च गलनांक वाली धातु का मतलब यह है वे धातुएं जिनका गलनांक बहुत ही उच्च हो, यानी कि जिनको गलाने के लिए, पिघलाने के लिए बहुत तापमान चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में टंगस्टन, टंगस्टन बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है, क्योंकि आप सभी लोगों ने टंगस्टन देखा होगा। जो विद्युत बल्ब होता है 100 वाट वाला पीला कलर का जो जलता है, उसमें क्या लगा होता है, टंगस्टन, ठीक है। वो बहुत ही अत्यधिक तापमान बढ़ाने पर तब जाके पिघलता है, जल्दी पिघलता नहीं है, यानी कि वो उच्च गलनांक वाली धातु है, ठीक है। तो देखिए कैथोड किरणों की जो है 9वीं प्रॉपर्टी क्या बताई गई कि जब हम कैथोड किरणों को उच्च गलनांक वाली धातु पर ले जाके टकराते हैं, ठीक है, तो वो एक्स रेज उत्पन्न करती है। अगली ये प्रॉपर्टी कहती है कि कैथोड किरणें जब उच्च गलनांक वाले धातु पर टकराती हैं तो एक्स रेज उत्पन्न करती हैं, एक्स रेज, ठीक है, एक्स रेज उत्पन्न करती है। क्लियर। तो ये रही हमारी धातुओं से जुड़ी हुई 4 प्रॉपर्टी, यानी कि अगर धातुओं को रख दिया है, धातु की प्लेट क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। धातु की प्लेट पर ये क्या उत्पन्न करेगी, ताप दीप्ति उत्पन्न करेगी। धातु की बहुत पतली प्लेट रख दी जाए, बहुत पतली पन्नी रख दी जाए, तो उसको आर पार कर देगी, यानी इसमें क्या होगी, वेदन क्षमता। और उच्च गलनांक वाली अगर धातु को जो है कैथोड किरणों के मार्ग में रख दिया जाए, तो कैथोड किरणें जब उच्च गलनांक वाले धातु से टकराएंगी तो कौन सी रेज उत्पन्न करेंगी, एक्स रेज उत्पन्न करेंगी, ठीक है। तो ये रही हमारी धातुओं की जो है 9 प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं आगे कौन सी प्रॉपर्टीज बताई गई धातुओं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कैथोड किरणों के 9 गुणों को पढ़ चुके हैं, उनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब जो है 1-2 गुण और हैं जो बिल्कुल सिंपल है, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो अगली प्रॉपर्टी होगी वो 10th नंबर की होगी। तो इसमें बताया गया कि जो कैथोड किरणें हैं विसर्जन नलिका के अंदर उपस्थित गैस को आयनित कर देती हैं। तो पहली बात तो ये कि विसर्जन नलिका के अंदर बहुत ही कम गैस है, वो मैंने शुरुआत में ही जूलियस प्लकर के प्रयोग में बता दिया था, ठीक है, कि जूलियस प्लकर ने अपने प्रयोग में विसर्जन नलिका के अंदर बहुत ही कम गैस रखी थी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, यानी एटम है, मॉलिक्यूल बोलूं या एटम कुछ भी हो सकता है, यहां पे घूम रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो है गैस के एटम है जो यहां पे घूम रहे हैं। अब इधर से कैथोड किरणें गई, तो कैथोड किरणें किससे मिलकर बनी है, कणों से। अब यहां पे जाएंगी ये, तो ये जो हमारे गैस के एटम है, यानी गैस के जो परमाणु है, इन पर टक्कर मारेंगी। क्या मारेंगी, टक्कर। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां चला आएगा, बाहर चला आएगा। इलेक्ट्रॉन कहां चला आएगा, बाहर, ठीक है। तो जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, यानी ऋण आवेश को कम कर देता है, तो उस पर क्या आ जाता है, धन आवेश। यानी कोई चीज अगर निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी धनावेशित हो जाएंगे। तो ये जो गैसें हैं उस पर क्या हो जाएगा, प्लस। गैस के जो एटम है, परमाणु है, उस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, ठीक है। उस समय तो इलेक्ट्रॉन को नाम नहीं हुआ था, इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उस समय तो सिर्फ यही पता चला था कि गैसें आयनित हुई हैं। लेकिन हम जानते हैं गैस क्यों आयनित हुई थी, क्योंकि कैथोड किरणों ने जब गैस के परमाणु पर टक्कर मारा, तो गैस के परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर चला आया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो वो जो गैस के परमाणु थे वो धनावेशित हो गए, ठीक है। इस तरह जो हमारी विसर्जन नलिका में गैस है वो क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि कैथोड किरणों की 10th प्रॉपर्टी ये कहती है कि कैथोड किरणें गैसों को, विसर्जन नलिका में उपस्थित गैसों को आयनित कर देती है। आयनित का मतलब होता है कि वो आयन के रूप में कर देती है, यानी उस पर आवेश ला देती है, आयनित कर देती है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि कैथोड किरणों को फोटोग्राफिक प्लेट से गुजारा जाए तो वो उन पे इफेक्ट डालती, यानी प्रभाव डालती हैं। तो ये सिर्फ याद रखना है आप लोगों को कि कैथोड किरणें फोटोग्राफिक
प्लेट पर प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये रही हमारी कैथोड किरणों के सारे गुण। 11 नंबर 11 हो गए गुण। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अपने कॉपी पेन लेकर आप जो है नोट्स बना सकते हैं इसका। ये रहे कैथोड किरणों के सारे गुण। ठीक है, तो अब कैथोड किरणों की खोज भी हो गई, कैथोड किरणों के सारे गुणों को हमने पढ़ लिया। अब प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज कब होगा। आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि कब इलेक्ट्रॉन ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन हुआ तो इसी से इलेक्ट्रॉन की जो है उत्पत्ति हुई। यानी इन गुणों का अध्ययन जब हुआ टोटली रूप से, ठीक है ना, पूर्ण रूप से, तो उसी में पता चला कि हाँ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब कैसे, तो देखिए आप लोग जो है हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज। तो देखिए हम लोग जो है कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी पढ़े हैं, तो उसमें दो प्रॉपर्टी याद करिए। पहली ये कि कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि कैथोड किरणों के जो कण है वो ऋणावेशित हैं। ठीक है ना, तो देखिए स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, स्टोनी, उन्होंने इन ऋणावेशित कणों को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब तो आप जो है और ज्यादा परेशान हो गए होंगे। अब आप बोल रहे हो कि सर हम लोगों ने एक कोड पढ़ा था ईटा परनाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है थॉमसन, और आप जो बता रहे हैं कैथोड किरणों की खोज जूलियस फ्लकर ने की, इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी ने किया। तो थॉमसन ने क्या किया, थॉमसन को क्यों हम लोग जो है खोजकर्ता का श्रेय देते हैं। तो देखिए थॉमसन ने क्या किया, तो थॉमसन ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की। वो ये है कि थॉमसन ने ये प्रूफ किया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है अर्थात ऋणावेशित कण है, ये सभी पदार्थों में उपस्थित है। ठीक है, जब कैथोड किरणों की खोज हुई तो इतना तो पता चल गया कि कैथोड किरणें जो है वो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, और उन ऋणावेशित कणों को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया था कि क्या सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है कि नहीं है। तो इसका काम किया जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने क्या किया कि विसर्जन नलिका में जो है ये जो इलेक्ट्रोड थे, इन इलेक्ट्रोडों के पदार्थ को बार बार बदला। ठीक है ना, इन इलेक्ट्रोडों के पदार्थ को बार बार बदला, और इसमें जो गैस भरी गई थी उस गैस को भी बार बार क्या हो गया, क्या किया, बदला। ठीक है ना, यानी दो काम कर रहे थे। जे थॉमसन इसी प्रयोग को बार बार कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, लेकिन रिपीट करते समय ये जो इलेक्ट्रोड के पदार्थ है इसको चेंज कर रहे थे, और जो गैस है उसको भी क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। लेकिन बार बार प्रयोग करने पर जो कैथोड किरणों की जो प्रकृति थी, यानी जो गुण थे, वो बिल्कुल सेम प्राप्त हो रहे थे, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। ठीक है, दूसरी बात जे थॉमसन ने एक काम और किया कि ये जो ऋणावेशित कण थे उसके आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया, यानी E/m ज्ञात कर लिया। ये बहुत बड़ी खोज की इन्होंने। ठीक है ना, यानी कि कैथोड किरणें जिन ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी थी उसके आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया, और जो उनको मिला लगभग 1.759 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। कूलाम प्रति केजी। किसी बुक में आपके यहाँ ग्राम में दिया होगा, ठीक है, लेकिन हमेशा पढ़ाई जो है MKS पद्धति में करते हैं, इसीलिए इसको हम जो है किलोग्राम में लिए हैं। ठीक है, तो जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के जो ऋणावेशित कण थे उसके आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया, और जो उनको प्राप्त हुआ 1.759 × 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। और ये कांस्टेंट था। ये क्या था, कांस्टेंट, ये नियत था। यानी ये बार बार पदार्थ बदल रहे थे, कभी लोहा, कभी चांदी, कभी एल्युमिनियम, कभी तांबा, गैस भी बदल रहे थे, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, जो भी गैसें थी। तो कुल मिला के बार बार पदार्थ और गैसों को बदल रहे थे, लेकिन हमेशा जो E/m का मान था वो हमेशा नियत मिल रहा था।
ठीक है। तो इनके ये बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ये जो कैथोड किरणों के कण हैं ये सभी पदार्थों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके E/m का मान बदल नहीं रहा है, यानी आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या है, निश्चित है। अगर कोई और कण होता तो पक्का ये जो मान है वो अलग अलग पदार्थों के लिए क्या हो जाता, बदल जाता। लेकिन जब भी जे थॉम्सन पदार्थ बदल बदल के ये प्रयोग कर रहे थे, विसर्जन नलिका का प्रयोग, तो हमेशा उनको E/m का जो अनुपात है वो हमेशा नियत प्राप्त हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी पदार्थों में उपस्थित है, यानी इलेक्ट्रॉन मूल कण है, ठीक है ना, फंडामेंटल पार्टिकल है। तो ये रहा जे थॉम्सन का कार्य। जे थॉम्सन ने यह सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन मूल कण है जो सभी पदार्थों में पाया जाता है, इसीलिए हम लोग जे थॉम्सन को इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का श्रेय देते हैं, लेकिन नामकरण तो स्टोनी ने किया, ठीक है। तो ये रहा जे थॉम्सन का योगदान। आप लोग ये जो है याद रखिएगा, ये वैल्यू आगे अभी यूज होगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा भविष्य में फिर और प्रयोग होते गए और खोजें होती गई और धीरे धीरे ये सिद्ध हो गया कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों में पाया जाता है। तो क्या वो प्रयोग हुए? तो पहला तो प्रयोग हुआ प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में आइंस्टीन ने सर्वप्रथम बताया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये क्या है? तो देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर जब प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करते हैं, यानी ऋणावेशित कणों को उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला प्रयोग। दूसरा, तापाइक उत्सर्जन क्या होता है? तापाइक उत्सर्जन, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको जब टेम्परेचर दिया जाता है, यानी उसमें जब उष्मा ऊर्जा दी जाती है, उसका तापमान बढ़ाया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, वो स्वतः अपघटित होते रहते हैं, ठीक है, स्वतः जो है उनका क्षरण होता रहता है, और वो निरंतर जो है 3 प्रकार की किरणें निकालते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं जो स्वतः विघटित होते रहते हैं और अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकालते रहते हैं। तो जो बीटा होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला प्रयोग क्या हुआ? तो अगला हो गया आयनन, आयनन, ठीक है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं वैद्युत अपघट्य, उनको जब जल में डाला जाता है तो वो प्लस और माइनस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे कि नमक, नमक का अगर आप जलीय विलयन बनाएंगे और जल में डालेंगे तो ये Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रयोग होते गए और धीरे धीरे ये प्रूफ होता गया कि सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी ऋणावेशित कण उपस्थित है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में भी देखा गया कि ये जो है ऋणावेशित कणों का उत्सर्जन कर रहे हैं। तापाइक उत्सर्जन में देखा गया कि ये ऋणावेशित कणों का उत्सर्जन कर रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी में भी देखा गया कि ये बीटा पार्टिकल निकाल रहे हैं, बीटा रे निकाल रहे हैं जो ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। इसके अलावा आयनन का जब प्रयोग किया गया तो देखा गया कि जो आयनन में जो पदार्थ है वो प्लस और माइनस में क्या जा रहा है, टूट जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे जो है खोजें होती गई और ये पता चलता गया कि सभी पदार्थों में ऋणावेशित कण उपस्थित है, अर्थात कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इस तरीके धीरे धीरे प्रूफ होता गया कि इलेक्ट्रॉन सभी पदार्थों का मूल कण है, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो ये कि इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का निर्धारण कैसे हुआ, कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का निर्धारण कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, पहले बात करेंगे आवेश की कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसे ज्ञात हुआ। तो एक साइंटिस्ट थे R.A. मिल्कन, ठीक है, तो आप सिर्फ मिल्कन ही याद रखिएगा। तो मिल्कन ने एक प्रयोग किया जिसको बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यानी तेल बूंद विधि प्रयोग, ठीक है। और इसके जरिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया
जो मिला 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, यानी 1.6 गुणते 10 पर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, 0.6 के आगे भी कुछ होगा, लेकिन आप लोग जो है शॉर्ट याद रखिए, ये याद रखने में आसानी भी और कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, और जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग इतना ही मान जो है लेते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। अब देखिए मिल्कन ने ये ज्ञात कैसे किया, यानी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसे किया, तो ये आपके सिलेबस में है नहीं पूरी तरह से। ठीक है, फिर भी आपको जो है जिज्ञासा तो होगी। तो देखिए आपके स्क्रीन पे जो है एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये दिखा रहा है कि मिल्कन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कैसे किया। तो इसमें जो है इन्होंने ऐसा ही एक अपरेटस लिया था जिसमें ऊपर धन प्लेट और नीचे क्या लगी थी, ऋण प्लेट। ठीक है, धन प्लेट में जो है एक मतलब छिद्र था बीच में, बिल्कुल छोटा सा क्या था, छिद्र, और इसमें एक कड़ित्र लगाया था। ठीक है, कड़ित्र क्या करता है, तो इसमें ऑयल भरा था और इसको दबाने पे जो है बिल्कुल ऑयल की छोटी छोटी बूंदें निकल रही थी फव्वारे की तरह। ठीक है, और वो जब नीचे आ रही थी तो धन प्लेट में जो छिद्र था उससे जो है गुजर के नीचे आ रही थी। ठीक है, अब जब ये नीचे आ रही थी तो ऋण प्लेट और धन प्लेट के बीच में इन्होंने जो है एक्स रेज फिट किया था, और जब एक्स रेज को भेज रहे थे तो ये जो ऑयल की ड्रॉप्स थे, यानी जो तेल की बूंदें थी, ये आवेशित हो जा रही थी। एक्स रेज क्या कर रही थी, तो इनमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे इनको बाहर निकाल दे रही थी। ठीक है, और ये जो हमारे ऑयल थी ये आवेशित हो जा रही थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है जब इस आवेश का मान ज्ञात किया, ऑयल ड्रॉप्स पे उपस्थित जो है आवेश का मान ज्ञात किया, तो देखिए यहां पे, तो जो ऑयल ड्रॉप्स पे जो आवेश का मान था वो इसी का इंटीजर था। इंटीजर का मतलब होता है गुणक। ठीक है, यानी या तो इसका 2 गुना था या तो इसका 3 गुना था। ठीक है ना, यानी इसका मल्टीपल के रूप में आ रहा था, या तो वो 3.2 लगभग में 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आ रहा था। ठीक है, या तो लगभग में आ रहा था 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आ रहा था, यानी कि इसके 2 गुना 3 गुना आ रहा था, या तो इसके बराबर आ रहा था, लेकिन इससे कम नहीं आ रहा था, इससे कम किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उनकी ये बात समझ में आ गई मिल्कन के कि यही है हमारे इलेक्ट्रॉन का आवेश, यही जो है न्यूनतम आवेश है, इससे कम ऋण आवेश संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होता है। ठीक है, तो इस विधि से ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ज्ञात कर लिया। तो देखिए आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि मिल्कन नाम के वैज्ञानिक ने तेल बूंद विधि प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया, जो आया 1.6 गुणते 10 पर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, अब बात करते हैं कि आवेश तो मिल्कन ने ज्ञात कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे ज्ञात हुआ। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने पिछले वाले टॉपिक में बताया था कि जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया, यानी E/m ज्ञात किया, और वो एक नियतांक प्राप्त हुआ 1.759, किसी किसी बुक में 8 भी लिखा होगा, इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम प्रति kg। ठीक है, मैंने कहा था इसको याद रखिएगा, इसका यूज आएगा। तो E/m का मान इतना है, वो नियत है। अब मिल्कन ने हमें E का मान दे दिया है, तो यहां से E का मान उठाकर यहां पुट कर दें तो m का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। E का मान यहां रखेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में m इक्वल टू 1.759 इंटू 10 टू द पावर 11। m को वहां भेजेंगे तो ये कहां चला आएगा, नीचे चला आएगा। ठीक है, तो m बराबर आएगा हमारा, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो m बराबर आएगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन में ये आ जाएगा 1.759 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, इतना। अब इसको जो है आप अच्छे से या तो कॉपी पेन पे सॉल्व कर लीजिए या तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा,
तो ये जो m का मान आता है ये आता है देखिए 9 पॉइंट के बाद कुछ भी आएगा, अगर आप लगभग लगभग लेंगे तो ये हो जाएगा 9.1। 9.1 1 के बाद भी कुछ आएगा लेकिन हम लगभग में ले रहे हैं, तो ये आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये आता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, हमने क्या किया, तो देखिए मिल्टन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान दे दिया था हम लोगों को, जे थॉमसन ने E/m का मान दे दिया था, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान यहां रख दिया और m का मान जो है निकल गया, और m का मान आया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, हाँ किसी किसी बुक में ये ग्राम में दिया होगा तो वहां 28 दिया होगा, ये जो 10 के पावर है यहाँ पे 28 कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन हम जो है एमकेएस पद्धति में, देखिए साइंस में जब भी पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री, तो हमेशा ज्यादातर एमकेएस पद्धति में ही पढ़ते हैं, इसीलिए मैं जो यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक बार बार क्या ले रहा हूँ, किलोग्राम। आपकी बुक्स में ग्राम में लिया होगा वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों को किलोग्राम में ही लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का निर्धारण कर लिया। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की खोज भी कर ली, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी देख लिया और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को निकाल भी लिया। तो अब क्या बचा, तो अब जो है हम इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए कुछ तथ्य यहाँ पे नोट्स के रूप में लिखवाएंगे। ठीक है, वो आप नोट कर लेंगे, कभी कभी एग्जाम में कहीं भी पूछ देगा, वनडे एग्जाम में या फिर कहीं इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे महत्वपूर्ण खोज है। ठीक है, तो इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपको नोट करा दे रहा हूं, तो चलिए नोट कर लीजिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इलेक्ट्रॉन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जो छोटे मोटे बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पहला ये है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो जे थॉम्पसन है। ठीक है ना, थॉम्पसन बोलते हैं या टॉम्पसन बोलते हैं हिंदी में उनको। ठीक है, लेकिन नामकरण जो इलेक्ट्रॉन ने किया, किसने किया, स्टोनी ने किया। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का श्रेय टॉम्पसन के पास जाता है, लेकिन नामकरण स्टोनी ने किया। ठीक है, और कैथोड किरणों की खोज जो है जूलियस प्लकर ने की। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है अगर किलोग्राम में लेंगे हम, तो आएगा 9.1 अप्रोक्सीमेट में 9.1 इंटू 10⁻31 kg। या अगर हम AMU में लें तो AMU क्या है, तो एटॉमिक मास यूनिट। देखिए फिजिक्स में हमेशा किलोग्राम ग्राम लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, रसायन विज्ञान की, तो इसमें जो है परमाणु और अणु का द्रव्यमान जो है एटॉमिक मास यूनिट AMU में मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान आता है AMU में वो आता है 0.000548 ठीक है, ये रहा 0.000548। हाँ, किसी किसी बुक में यहाँ पे 55 लिख दिया होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं दशमलव के बाद परिवर्तन हो जाते हैं, एक आध अंक जो है आपको अलग अलग बुकों में चेंज मिलेंगे। या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का जो है 1837वां भाग होता है। ठीक है, यानी 1837वां भाग, यानी हाइड्रोजन का जो परमाणु जितना भारी होता है उसका जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसका 1837वां भाग जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। AMU में कितना होता है, तो 0.000548 AMU। और या तो हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1837वां भाग होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के आवेश की। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है MKS पद्धति में, तो MKS पद्धति में आवेश का मात्रक कूलाम लिया जाता है। तो इसमें होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम MKS पद्धति में, MKS। ठीक है, और CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में जो होता है वो आवेश का मात्रक बदल जाता है। यहाँ पे कूलाम होता है, यहाँ पे ESU होता है, और ESU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट। ठीक है, तो CGS पद्धति में जो होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश वो होता है 4.8। ठीक है, बुक्स में लिखा होगा 4.808, लेकिन आप इतना याद रखिए 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ठीक है ना, तो ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ यूनिट। तो MKS में कूलाम लेते हैं
और CGS में ESU लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो E से भी कर सकते हैं, E पर माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से तरीके हैं इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का, तो वो लो जो है आपके ऊपर है, आप इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कैसे करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं जो है आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूं, देखना चाहता हूं कि बच्चे लास्ट तक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोगों को कमेंट में लिखना है ये कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा कण है, बहुत ही छोटा कण। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होगी, यानी रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी है, आप कहीं से भी ढूंढ के लाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की खोज के ऊपर ही चर्चा करते रह गए। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है बहुत बड़ा टॉपिक था। अगले वीडियो में जो है हम प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इंतजार करिए और मेरे वीडियो को जो है शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के यहाँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहाँ भी आप लोगों का फ्रेंड सर्कल हो वहाँ भेजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।